अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह एक दो एपिसोड के बाद ये नावल का एंड हो जाएगा और उसके जो है मैं एक कंप्लीट नावल लिखकर वो सेंड किया करूँगी। जिन्होंने इस नावल पे भी हमेशा की तरह अपनी मोहब्बत का सबूत, थैंक यू सो मच। आज की रोमांस से भरपूर एपिसोड रेड कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। दाम मोहब्बत, थर्ड लास्ट एपिसोड। ईमान फातिमा। जैद खून में लथपथ पड़ा था और सदफ की आंखें खौफ से फटी थी। जैद मेरे बच्चे, जरीब खान तरफ कर उसकी तरफ बढ़ा और तो दरवाजे पे ही बेहोश हो चुकी थी। अहमद ने जल्दी से जैद को गोद में उठाया और तकरीबा भागता हुआ बाहर जा रहा था। जरीब खान और फारिस भी पीछे थे। डैड आप यही रहे, मैं और मामू जैद लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, आप बाद में नन्नू वगैरह को ले आएगा, वो बोलता हुआ ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। जरीब जैद का सर गोद में रखे हुए रो रहा था। अहमद लब नीचे इस कदर रश ड्राइविंग करता हॉस्पिटल पहुंचा और फिर जैद को इमरजेंसी में ले जाया गया। जरीब खान शीशे से आर पार अपने दिल के टुकड़े हालत देखे रो रहे थे। अहमद माथा मसलते हुए पास गया। मामू आप रोइए मत, दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह उसे कुछ नहीं होगा। जरीब खान ने जख्मी निगाहों से उसे देखा। अब तो यकीन आ गया होगा मेरे बेटे की मोहब्बत का, देख लिया इसका इश्क कि वो इससे दूर बैठकर इसकी मुसीबत को जान चुका था। जरीब खान करब भरे अंदाज में बोले तो वो गहरा सांस भर कर रह गया। मोबाइल बजने पे उसने नंबर देखा तो फारिस का था। हेलो डैड, किया हवा, वो बोला। अहमद सदफ बेटी बिल्कुल साकत वाओ जामिद बैठी है, ना कुछ बोल रही ना ही रो रही, कुछ समझ नहीं आ रही है। उनकी बात पे वो लब भैंस गया। वो जानता था कि इसकी आंखों के सामने यूं ही इसकी पूरी फैमिली को मारा गया था और आज जब ये सब जैद के साथ हुआ तो बहुत से जख्म खल गए थे। आप घर से अलीना माहरूख को बुलवा लें, वो इसके पास रुकी और आप नन्नू को लेकर यहाँ आ जाएं। जरीब मामू बिल्कुल चुप नहीं हो रहे, उसने कहा तो फारिस ने कॉल काट दी। कुछ आधे घंटे के फारिस नन्नू, हानिया और मरहा के साथ वहां पहुंच चुका था और साथ ही फजा, अहमर, आलियान भी आ चुके थे। वो बार बार नन्नू को देख रहा था जो कि जरीब खान के कंधे पे सर रखे साकत बैठी थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर निकला तो अहमद तेजी से उसकी तरफ लपका। जी डॉक्टर, कैसा है वो? देखिए, हमें ब्लड की मजीद ज़रूरत है, उनका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है तो तबीयत मजीद बिगड़ती जा रही है, अब प्लीज़ ब्लड का इंतज़ाम कीजिए। अब मुझसे फिर ले लीजिए ना, जितना आपको चाहिए इतना लीजिए। जरीब खान ने पास आते हुए कहा। मामू आप दोबारा नहीं दे सकते, आपकी तबीयत पहले ही खराब हो रही है, ऊपर से आप कुछ खा पी भी नहीं रहे। नन्नू तुम्हारा भी ब्लड ग्रुप भी जैद से मिलता है तो तुम दे दो ना, अहमद ने कहा तो सब एक दूसरे को देखने लगे। नहीं नन्नू नहीं दे सकेगी, वो प्रेग्नेंट है। जरीब खान की बात पर उसने बेयकीनी से नन्नू की जानिब देखा और फिर बारी बारी सबकी तरफ, तो उसे कुछ दिन से सबका नन्नू के लिए जो रवैया देखा था इसकी समझ अब आई थी। वो लब भैंस कर चुप रह गया और वो इस सिचुएशन में किसी से कुछ नहीं कह सकता था। आलियार का भी ब्लड ग्रुप यही है, मैं इसे फोन करता हूँ, आलियान ने कहा और फिर आलियार और को फोन मिलाकर सारी सिचुएशन बताई तो आलियार 10 मिनट में हॉस्पिटल में मौजूद था। सूरी मामू में यहाँ पहुँच नहीं सका। एक्चुअली जब से परी ने ये सब सुना है वो तो रोए जा रही है और अभी उसे नींद की मेडिसिन देकर आया हूँ, मिलेजे इसके पास है। फिर आलियार खून देकर फारिग हुआ तो अहमद ने इसे जूस और फ्रूट्स दिए और साथ ही उसे इशारे से जरीब खान को भी खिलाने को कहा। नहीं बेटे, मेरा बिल्कुल मन नहीं है।
ज़रीब खान ने कहा। फिर नैना उठकर वॉशरूम के लिए गई तो वो इसके पीछे आ गया। नैना उसने पुकारा तो वो मुड़ी और दूसरे पल वो इसके सीने से लगी फूट फूट कर रो दी। बस रलीकस मेरी जान। वो इसके बालों को सुहलाते हुए बोला। प्लीज इसे कहे ना उठे, वो मुझे ऐसे लेटे हुए अच्छा नहीं लग रहा, मेरी जान पल पल निकल रही है। उसे यूं देखकर वो तड़प कर बोली। तुम फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक होगा, चलो मैं तुम्हें कैंटीन से कुछ खिला दूं, अहमद ने कहा। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, कमर में बहुत पेन हो रहा है, वो आहिस्ता से बोली। खुद का नहीं तो उस नन्ही सी जान का ध्यान रख लो, उसे तो लगी हो गई ना। वो संजीदगी से बोला तो नन्नू ने निगाहें उठाकर उसे देखा। सूरी मैं आपको बताना चाहती थी मगर बाबा ने मुझे कसम दी थी, वो आहिस्ता से बोली। अटस होके मुझे बुरा नहीं लगा। तुम इससे ज्यादा मत सोचो और चलो, मैं तुम्हें रूम बुक करवा कर वहाँ लटाऊं, कब से ऐसे ही बैठी हो, इस तरह बैठना भी ठीक नहीं होता, उसी वजह से कमर में बहुत ज्यादा दर्द होगा। फिर वो एक रूम लेकर उसे वहाँ आराम करने का कहकर बाहर निकल गया। नैना कहाँ है? ज़रीब खान ने पूछा। इसकी कमर में बहुत ज्यादा पेन था, बहुत ज्यादा देर से बैठी थी ना, तो मैंने रूम बुक करवा कर उसे वहाँ आराम करने को कहा है, कुछ देर लेटेगी तो शायद सुकून हो जाए, अहमद ने कहा। हो अच्छा की, ज़रीब खान ने कहा। फिर सुबह की अजानों के बाद जब डॉक्टर ने इसके खतरे से बाहर होने की नवीद सुनाई तो सबके निढाल चेहरे खल उठे। ज़रीब खान ने वहाँ स्टाफ को खुशी में पैसे दिए। फिर सबने भारी भारी नने के बाद उसी कमरे में थोड़ी थोड़ी देर आराम किया, मगर अहमद मुसलसल सबको संभाले हुए था और वहां से जाने को भी तैयार नहीं थी। वो नने के फ्रूट चाट बनवा कर लाया था और उसे बड़ी मोहब्बत से खिला रहा था। अहमद, नहीं खाई जा रही यार, अच्छी नहीं लग रही मुझे, वो मुंह बना बना कर खाते हुए बोली जा रही थी। अगर किसी और चीज को मन है तो मुझे बता दो, मैं लाता हूँ। वो मुझे कोई स्पाइसी सी चीज खिला दूँ यार, ये मुंह का जायका इतना गंदा हुआ है ना कि क्या बताऊँ, वो झुला कर बोली। अरे ऐसे कैसे स्पाइसी खाओगी यार, बेबी को मिर्ची लग जाएंगे ना, बेबी को हेल्दी फूड देना है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो जल्दी से बोला तो मरहा, हानिया हंस पड़े। वॉट हंस क्यों रही हैं यार आप, मैंने ठीक बात की है ना, वो सर झटक कर बोला। बेटा जी, इस हालत में यही सब कुछ खाने को दिल करता है, ये एक कॉमन बात है, सब लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, स्पाइसी चीज खाएं, कभी मीठी खानी है, ये सब मूड स्विंग कहलाते हैं और ये हर प्रेग्नेंट वुमन को होता है, इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, उसे यहाँ पास रेस्टोरेंट है वहाँ ले जाओ और कुछ अच्छा सा खिला लाओ, देखो कैसे बेचारी इतनी मुश्किल से खा रही है, मिर्जा ने कहा। चलें, इसने नैना से कहा। नहीं, नैना तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, उससे पहले कि वो उठती कि ज़रीब खान ने पास आकर कहा तो वो चुपचाप बैठ गई। लो, फिर से उनके अंदर चंगेज खान की रूह आ गई। वो बुड़बड़ाता हुआ एक साइड पे होकर खड़ा हो गया। हानिया ने देखा नैना की आंखों की ज्योत थी बुझ गई थी। अहमद, तुम घर जा रहे थे तो जाते हुए मुझे नन्नू को ड्रॉप कर देना, हानिया ने कहा। अहमद से क्यों कह रही हो, वो हमारा रहा है, इसके साथ घर जाओ ठीक है, ज़रीब ने कहा तो अहमद गुस्से से वहां से निकल आया। वो बाहर आकर सिगरेट सलगाए लबों से लगाए अपना दिल जलाने लगा कि एक हाथ इसके कंधे पे ठहरा। हाय बरू, लो आ गई तुम्हारी सास और बेगम, छोड़ आओ इन्हें घर, अहमद ने कहा तो नन्नू ने चौंक कर देखा। अहमद उठकर खड़ा हुआ तो हानिया इसके साथ चल पड़ी, मगर नन्नू वहीं खड़ी थी। मैं बाबा को धोखा नहीं दूंगी, इन्होंने मना किया है ना उनके साथ जाने से, तो फिर मैं नहीं जाऊंगी,
नन्नू ने निगाहें चुराते हुए कहा तो अहमद ने जोर से लबैंच लिए और फिर गुस्से से लंबे लंबे डिंग भरता गाड़ी की जानिब बढ़ गया। नन्नू का दिल इसके नाराज होने पे बुझ सा गया था। घर पहुंचने तक भी वो गुमसुम सी रही और घर जाकर हानिया ने इससे कुछ खाने को कहा तो वो भूख नहीं कहकर अपने रूम में चली गई। कुछ देर के बाद माहरूख अंदर दाखिल हुई। मैं और अहमद रेस्टोरेंट जा रहे थे, तुम चलोगी? माहरूख ने इसके पास बैठते हुए पूछा तो उसने नफी में सर हिला दिया। वो उसे अपना ध्यान रखने का कहकर बाहर निकल गई। कुछ देर के बाद हानिया वापस आई तो उसके हाथ में खाना था। चलो जल्दी से मेरा बच्चा कुछ खा लो, तबीयत खराब हो जाएगी। दिल नहीं चाह रहा मम्मा, वो आहिस्ता से बोली। जब इसकी नाराजगी सही नहीं जाती तो उसे नाराज क्यों करती हो बार बार? अगर बाबा को पता चल जाता कि उनके मना करने के बावजूद मैं उनके साथ छुप कर गई हूँ तो उनका मान टूट जाता है। मामा मैं क्या कहूँ, अब को मैं दोनों तरफ से फंसी हूँ, ना मैं इन्हें छोड़ सकती हूँ ना बाबा का मान तोड़ सकती हूँ। वो हानिया की बात के जवाब में नम लहजे में बोली। बेटा कोई ना कोई तो फैसला करना ही होगा ना, ये बच्चा इसका है, वो तुम पे हक रखता है और जता भी सकता है, हानिया ने कहा। प्लीज मामा मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी, मेरे सर में पहले से ही बहुत दर्द है, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ और अगर बनाया है तो साबित मिर्च का एक्स्ट्रा स्पाइसी बना दी, मैं उठकर खा लूंगी, वो थके थके अंदाज में बोली। इस तरह टेंशन लेना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हानिया ने कहा तो करूट लेकर लेट गई। कुछ ही देर में इसकी ऊँख लग गई, फिर उसे महसूस हुआ कि इसके पास कोई बैठा है। उसने सीधे होते मुड़कर देखा तो अहमद को अपने पास देखकर हड़बड़ा कर उठी। ओह माय गॉड, यहाँ कुक किया कर रहे हैं आप? प्लीज जाइए यहाँ से, मोम को पता चला वो मुझे डांटेगी, प्लीज जाइए ना, वो झुंझला कर बोली और निगाहें दरवाजे की जानिब ही थी। वैसे मुझे तुम पे गुस्सा तो बहुत था लेकिन क्या करूं, बस भूल जाता हूं और आ गया तुमसे मिलने। क्यों मेरा और अपना इम्तिहान ले रही हो? मेरे बस चले ना तो मैं तुम्हें अभी उठाकर यहाँ से ले जाऊं, सिर्फ एक बार तुम कहो ना कि अहमद मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, फौरा ले जाऊंगा, पूरी दुनिया चाहे मेरे खिलाफ हो जाए। वो इसके रुखसार को छूती लटकान के पीछे अड़सते हुए बोला। मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप मुझे ले जाएं, और क्यों कहूँ मैं? आपने हमेशा मुझे दिख अजियत दिए हैं और बाबा समेत सब जानते हैं, तो एक बाप अपनी बेटी को कैसे भेजे और एक बेटी अपने बाप की इजाज़त के बिना कैसे जाए? ये सब आपकी जैसे हुआ है कि मुझे इस तरह सफ़र करना पड़ रहा है, अपने बच्चे को दुनिया के सामने जाहिर नहीं कर सकती और हर दिन में एक तकलीफ पे गुजारती हूँ कि मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगी। आप अपनी अना के हाथों मेरे साथ इस तरह करते रहे और अब बाबा अपने गुस्से की नज़र सब कुछ करते जा रहे हैं, कोई मुझसे पूछता ही नहीं है नन्नू तो क्या चाहती है? किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, वो हिचकियों से रोते हुए बोली। अहमद तो उसके यूं रोने पे घबरा सा गया था। अरे क्या हो गया यार, अच्छा रोऊं तो मत प्लीज, वो उसका चेहरा हाथों में थामते हुए बोला तो वो मजीद ऊंची आवाज से रोने लगी। उसी वक्त हानिया अंदर दाखिल हुई तो उसने गड़बड़ा कर अहमद को देखा जो इत्मीनान से बैठा था। फिर से मेरी बेटी को रुला दिया अहमद तुमने, हानिया ने कहा। नहीं मम्मा, मुझे खुद ही रोना आ रहा है, इन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा और पता नहीं ये कब आए, मुझे नहीं पता, मैंने फोन नहीं किया था और बुलाया भी नहीं था। वो घबरा कर जो मुंह में आ रहा था वैसे ही वजाहत करती जा रही थी। अहमद और हानिया ने एक दूसरे को देखा और उनकी हंसी छूट गई, वो हौनक बनी इन्हें देखने लगी।
अरे पागल, मैंने ही से बुलाया है, तुम्हारी शक्ल पे 12 बजे हुए थे तो और किया करती, कोई ऑप्शन था मेरे पास, बस अपनी बेटी के चेहरे की रौनक बहाल करने के लिए उसके शौहर को बुलवा लिया मैंने। खैर खाना मैं बनवा रही हूँ तो जल्दी से उसका मुंह हाथ धुलवाओ, मैं खाना कमरे में लेकर आती हूँ, हानिया हंसते हुए बोली और फिर वो कमरे से निकल गई। देख रही हूँ मैं आपको, मेरी माम को कब्जे में करते जा रहे हैं और वो शौहर के खिलाफ हो रही हैं, बहुत बहुत बुरी बात है ये, वो चिढ़कर बोली। अहमद ने इसके हाथ जकड़े आराम से बेड पे गिराया और इसके होंठों को नरमी से दस्तरस में ले गया। वो अपना सर दाएं बाएं मारते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी मगर अहमद उसे बख्शने को तैयार ही नहीं था। फिर वो जैसे ही पीछे तो वो उसे बेड पे गिराती इसके ऊपर सवार किशन से मारने लगी। समझते किया है आप खुद को, मार डालूंगी अगर आइंदा से ऐसा किया तो, वो मारते हुए गुस्से से बोली। वाह वाह क्या सीन है, मन सदका जाए, हानिया ने अंदर आते हुए कहा तो वो हड़बड़ा कर इसके ऊपर से उठी। देखा फूफू कैसे जुल्म ढा रही थी मुझ पे, अहमद ने कहा। झूठ, इन्होंने पहले मेरे साथ, वो बात करते करते रुक गई। हाँ बोलो, मैंने किया तुम्हारे साथ, अहमद ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा। मरो जाकर कहीं, वो पैर पटक कर वॉशरूम की जानिब बढ़ी। वैसे फूफू आपकी बेटी पहले ही बहुत खतरनाक थी लेकिन अब तो कुछ ज्यादा ही हो गई है, अहमद ने दानिस्ता ऊंची आवाज से कहा तो उसने मुड़ते मुड़ते ड्रेसिंग पे पड़ा बॉडी स्प्रे उसकी तरफ फेंका जो उसने फौरा ही कैच कर लिया था। फ्रेश होकर बाहर निकली तो अहमद टॉक शो देखते हुए फ्रूट सैलड खा रहा था। वो तीर की मानिंद उसकी तरफ बढ़ी और उसके हाथ से प्लेट खींच ली। व्हाट द हेल, ये मेरे लिए है, वो तब कर बोली। तुमने तो कहा था ना हॉस्पिटल में कि तुम्हें फ्रूट चाट नहीं खानी, तो अब मैंने फूफू से कहकर अपने लिए फ्रूट सैलड बनाए और तो मुझसे ये खींच कर ले गई। ये तुम्हारे लिए स्पाइसी पुलाव बना है, खाओ इसको और मेरी सैलड मुझे दो, वो भी जवाबा तब कर बोला। ये मेरा कमरा है, ये मेरा घर है और यहाँ मौजूद हर हर चीज़ मेरी है, मेरी मर्जी में जो मर्जी खाऊं। हॉस्पिटल में मुझे बेकार सी फ्रूट चाट ला के दे दी, ये खा लो और घर आकर मुझे इतना स्पाइसी पुलाव खिलाओगे आप। बेबी का किया होगा, मेरे बेबी को फिलहाल यही खानी है, आप पुलाव खा लो, वो इत्मीनान से बोलती बेड पे आलती पालती मारकर हाथों से ही खाने लगी। यानी खाने को खुद मन कर रहा है और बेचारा बेबी को तो ऐसे ही बदनाम किया है, मतलब अब बेबी के नाम पे मुझे टार्चर करेगी ये लड़की, वो ऊंची आवाज में बुड़बड़ा। सब सुनाई दे रहा है मुझे और आपको ज्यादा पता है कि मैं बेबी के नाम पे टार्चर कर रही हूँ, मेरा बेबी जो मुझसे मांगता है ना मैं उसे वही देती हूँ, इसका स्पाइसी खाने का मन नहीं है तो मैं क्यों दूँ उसे, और आपका भी मूड नहीं उस वक्त स्पाइसी खाने का जबकि आपको चाहिए मेरी खातिर, मेरी बेबी की खातिर खा कर दिखाए अगर खा सकते हैं तो। अरे लोग तो अपने बीवी बच्चों के लिए आसमान से तारे तोड़ लाते हैं और आप एक स्पाइसी पुलाव नहीं खा सकते, बस यही है आपकी मोहब्बत, मेरी खातिर एक स्पाइसी पुलाव तक नहीं खा सकते, वो नॉन स्टॉप बोली गई। अहमद ने पुलाव की प्लेट उठाई और चम्मच भर भर कर मुंह में डालने का साथ वो इसमें डाली साबित सब्ज मिर्ची भी खा रहा था। नन्ही का हाथ रुक गया और वो मुंह खोले बेयकीनी से उसे देख रही थी, जिसने जिंदगी पहली बार इतनी मिर्ची खाई, इसकी वजह से तो पूरा घर बहुत हल्की मिर्च यूज करता था। इसे खाते खाते हिचकी लग गई थी और नन्ही जल्दी से पास आई और पानी का गिलास भर कर उसे थमाना चाहा मगर वो पीछे हटाता मजीद खाने जा रहा था, इसकी आंखों नाक से पानी बह रहा था और होंठ सुर्ख हुए थे।
क्या पागलपन है अहमद, छोड़िए ना, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। वो इसके हाथ से प्लेट लेने की कोशिश करते हुए बोली, मगर वो हाथ पीछे कर गया और उसी वक्त उसे बुरी तरह से अच्छू लगा और वो मुंह पे हाथ रखे वॉशरूम की तरफ भागा और बुरी तरह खानिस्ता वाश बेसन पे झुक गया। वो मुंह पे हाथ रखे रोते हुए उसे देख रही थी। खैर आने के बाद वो रोफ शावर ऑन करता दीवार पे हाथ रखे इसके नीचे खड़ा हो गया। नैनी जल्दी से अंदर आई और उसे पीछे से हैग करते ससकीन से रोने लगी। एम सूरी, एम रियली वेरी सूरी, वो रोते हुए बोली। अहमद ने उसे बाजू से पकड़ते अपने सामने किया और दीवार से लगाते हुए उसे देखने लगा। माफी चाहिए, इसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला तो उसने इस बात में सर हिला दिया। चलो ठीक है, मैं माफ कर दूंगा अगर तुम अभी और उसी वक्त अपने होंठों के मिठास से मेरे अंदर तक इस मिर्ची की लगी आग को बुझा दोगी। वो अपने अंगूठे से इसके लबों को रब करते हुए बोला। मम, मुझे नहीं करनी आती, वो लब कुचलते हुए बोली। तुम शुरू करो, मैं सिखा दूंगा, वो इसके कान की लो को लबों से छूते हुए खंबीर लहजे में बोला। वो अपनी आंखें बंद करती आहिस्ता से अपना चेहरा उसके करीब लाई और लब लबों से टकराए जैसे हवास खोते चले और दोनों एक दूसरे में मगन थे कि हानिया की आवाज पे आहिस्ता से अलग हुए। औफफफ, अब बाहर कैसे जाऊं, वो खिफ़्फ़त भरे लहजे में बोली। जैसे जाते ही मेरी जान और मेरी पप्पो, तुम्हारे बाप जैसी चंगेज खान तो है नहीं जो कुछ कहेंगे, इसलिए बगैर किसी घबराहट के बाहर चलो, अहमद ने छेड़ा। खबरदार आपने मेरे बाबा के बारे में कुछ बोला, वो इसके कंधे पे मुक्कारे सैयद करते हुए बोली तो वो हल्का सा मुस्कुराता बाहर निकल आया। अरे ये तुम दोनों भी कैसे गए? हानिया ने चौंक कर पूछा। दरअसल मेरे सर में मिर्ची खाने की वजह से शदीद दर्द शुरू हो गया था तो बस सर पे पानी डाल रहा था। वॉट, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए भी किसी सैलड बनाई थी, वो खाने से मिर्ची कैसे लग सकती है? वो आपके होने वाले 900 या 89 को चाहिए थी ना, तो बस खा गई आपकी बेटी। वो दरवाजे पे खड़ी ननू को देखते हुए बोला। तौबा ही है, वैसे ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा कर रही है, हम में से किसी के साथ ऐसा नहीं कर रही, हानिया ने कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। चली कोई नहीं कर तो रहे ना किसी के साथ, और वैसे भी ऐसी हरकतें सिर्फ उसी के साथ की जाती हैं जहां से उम्मीद हो कि लाड उठाएगा, और मैं दिलो जान से इसकी लाड उठाने के लिए तैयार हूँ। वो उसे फिदा हो जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला तो ननी की आंखें हया से झुक गई। अरे लाड से याद आया मुझे, वो जरिए अब वापस आ रहे हैं हॉस्पिटल से, तुम जल्दी से निकलने की तैयारी करो यहाँ से, हानिया ने कहा। अरे ससुर जी से डरता हूँ क्या? मैं तो नहीं जाने वाला, पहले अपने ससुर जी को सलाम कर लूँ फिर जाऊँगा, वो नीना की तरफ देखते हुए बोला जिसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। ओह गॉड, ये आप क्या कह रहे हैं, प्लीज जाइए यहाँ से उसी वक्त में, नहीं चाहती कि बाबा और अब के बीच में फिर मजीद तल्ख कलामी हो, और अभी मुनासिब वक्त नहीं है यार, वो झुंझला कर बोली। ओके तुम कह रही हो तो जा रहा हूँ, वरना तुम्हारे बाबा से डरता वरता नहीं हूँ मैं। वो गर्दन अकड़ा कर बोला तो नन्नू ने उसे बाहर धकेला तो वो हंसता हुआ बाहर निकल गया। वो अपनी विंडो से उसे देखने लगी। इस गाड़ी में बैठने से पहले उसे फलाई ने किस दी और फिर गाड़ी में बैठता जन से उड़ाता वहां से निकलता चला गया। नन्नू धीमी से मुस्कुराहट से आकर बेड पे बैठ गई। फहद अभी स्कर्दू से लाहौर पहुंचा था और उसने कैद बुक करवाई और सीधा हॉस्पिटल आया। जब वो वहां पहुंचा तो जैद होश में आ चुका था। प्लीज बाबा, मुझे सदफ के पास जाना है, वो तड़प कर बोलता उठने की कोशिश कर रहा था।
किया हो गया है मेरी जान, ऐसे जिद नहीं करते, तुम ठीक हो जाओ, सदफ को मिल लेना, इसकी भी तबीयत नहीं ठीक, खुद बची होश वाओ हवास में ही नहीं है जैसे। जरीब खान के मुंह से निकला तो वो मजीद तरफ उठा और उसे फौरी देखने की जिद करने लगा। किया घर में इस वक्त कोई मौजूद नहीं है, उसे किए कि सदफ से इसकी वीडियो कॉल पे बात करवा लें, वो यहाँ नहीं आ सकती मगर वीडियो कॉल पे तो बात कर सकती है ना, फहद ने कहा तो आलियार जल्दी से नन्नू को कॉल मिलाने लगा। औफफ नन्नू कॉल क्यों नहीं उठा रही यार, आलियार ने झुंझला कर कहा। क्योंकि मैं इधर हूँ, दरवाजे से नन्नू की आवाज आई। वाह कमाल है, कितनी लंबी उम्र है आपकी, आलियार ने कहा। अच्छा ज़ैद जल्दी से आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, नन्नू ने कहा। आलियार ने जल्दी से ज़ैद की आंखों के आगे हाथ रख दिया। नन्नू ने हाथ पकड़कर साइड पे खड़ी सदफ को सामने किया तो आलियार ने हाथ हटा दिया। ज़ैद की आंखें इसे देखते ही छलक उठी। औफफ ये आफंदी वला के मर्द रोते क्यों हैं, मर्द रोता हुआ अच्छा नहीं लगता, आपका क्या ख्याल है मसलीना, वो मुस्कुरा कर बोला। मर्द को दर्द नहीं होता क्या, ये मोहब्बत जो होती है ना, ये अच्छे खासे मजबूत आसाब के मर्द को भी रुला देती है मिस्टर फहद। अरे मैं आपसे ये सब क्यों कह रही हूँ, आप जैसे इंसान को तो मोहब्बत की मीम का भी नहीं पता। ये इसलिए रोते हैं आफंदी वला के मर्द क्योंकि जब मोहब्बत होती है ना तो इसका दर्द सहना मुश्किल होता है। खैर आपसे बहस क्यों कर रही हूँ मैं, आपको कौन सा किसी से मोहब्बत होनी है, क्योंकि आपके नज़दीक तो ये एक बेकार चीज़ है ना, जिनके दिल काले होते हैं ना उनके दिलों में मोहब्बत पैदा नहीं होती, सो आप टेंशन मत लीजिए, आप कभी ज़िंदगी में नहीं रोएंगे क्योंकि आपको मोहब्बत ही नहीं होगी, मगर जो पसंद आएगी उसे खरीदने की ताकत ज़रूर है। वो चबा चबा कर बोली। मैं आपको तो खरीद नहीं सका तो फिर ये ताकत कैसी? क्योंकि मेरे नज़दीक मोहब्बत सब कुछ है, दौलत नहीं, और मेरे नज़दीक आखिरी सांस तक रिश्ते निभाना ही मोहब्बत है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना, जिसमें मफाद हो वो मोहब्बत नहीं हवस हुआ करती है। अलीना ने कहा। वो इस छोटी सी लड़की की बातों पे लाजवाब हो गया था। वो मल्टी टैलेंटेड इंसान जिसका नाम एक बरीनर था, वो आज एक छोटी सी लड़की को जवाब तक नहीं दे पाया। वो सर झटक कर बाहर निकला तो अलीना ड्राइवर के साथ घर वापस जा रही थी। किया मैं आपके साथ चल सकता हूँ, एक्चुअली मैं कैब बुक करवा कर आया था तो मुझे भी घर ही जाना था, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। शेवर उसने कहा तो फहद दरवाज़ा खोलता इसके साथ बैठ गया। वो अभी कुछ आगे ही गए थे कि रास्ते में बड़ा बुरी तरह से किसी का एक्सीडेंट हुआ था और इर्द गिर्द खड़े लोग तमाशा देख रहे थे। स्टॉप द कार, उसने कहा तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। क्या कर रहे हैं आप, वहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं, अगर कोई मदद नहीं कर रहा तो आपको क्या ज़रूरत है करने की, खुद को एक मुसीबत फंसाओगी क्या। वो इसका हाथ पकड़े नागवारी से बोला। सब आपकी तरह और उन बेहिस लोगों की तरह होगे तो दुनिया में इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। वो अपना हाथ एक झटके से छुड़वाते हुए उस शख्स की तरफ बढ़ी, वो भी गाड़ी से उतर कर आया तो वो मर्द बुरी तरह से तड़प रहा था। नैनो इसे कुछ आदमियों की मदद से गाड़ी में डालकर उसकी तरफ मुड़ी। आप कैब बुक करवा कर घर चले जाइएगा, मैं इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा कर आती हूँ, वो बोली अगली सीट पे बैठ गई। मैं साथ चलूंगा, उसने कहा और फिर इस आदमी का सर गोद में रखकर बैठ गया। वो हॉस्पिटल पहुंचे तो जान पहचान की वजह से उसका टरटमनट शुरू हो गया था। इस आदमी के बूढ़े माँ बाप वहाँ बैठे रो रहे थे और बीवी घर थी, उसे तीसरा बच्चा होने वाला था। उनके घर का इकलौता जीने का सहारा था तो माँ बाप निढाल थे और बीवी को खबर भी ना थी।
2 घंटे बाद डॉक्टर ने खतरे से बाहर होने की नवीद सुनाई तो अलीना का सता हुआ चेहरा खल उठा। इन बूढ़े मियां बीवी ने फहद और इसके सर पे हाथ रखते हुए इन्हें दुआएं दी और उनको लग रहा था कि वो दोनों मियां बीवी है। फहद को जिंदगी में पहली बार किसी चीज से राहत मिली थी और वो दुआएं थी। वो जब रात के घर पहुंचे तो फहद कपड़े चेंज करता जब बेड पे लेटा तो अलीना की बातें याद आ गई। वो मुस्तरब सा होकर इधर उधर टहलने लगा मगर सुकून मिल ही नहीं रहा था। आलिया की शादी फिर से रुक गई थी, वो 2 दिन से यही था और अब माहरूख और अहमर की शादी साथ होनी थी तो आलिया मुंह बसूर कर बैठा था। अरे सच, मुझे याद आया, अलीना के लिए कल राबिया बेगम ने अपने बेटे इबाद का रिश्ता मांगा है। वो सुबह भी फोन कर चुकी, मैंने कहा आली से पूछकर बताऊंगी। अचानक से फज़ा ने कहा तो फहद को अपने सीने में जकड़न से महसूस हुई। वो एक झटके से उठा और वहां से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया।